हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद बाय एस। और मैंने इसका नाम बदल दिया है। पहले इसका नाम यूपीएससी वे हुआ करता था, पर अब इसका नाम स्टडी विद बाय एस है। इसी क्रम में हमने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए लेक्चर शुरू किए हैं, जिसमें इस वीडियो के माध्यम से सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध को पढ़ेंगे तथा इससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं कि विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध इस टॉपिक या इस चैप्टर में से कितने सवाल किस वर्ष में आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2011 में 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 2012 में 1 पूछा गया है, 15 में 1 पूछा गया है, 16 में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस आधार पर ये कह सकते हैं कि यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले विकास की अवधारणा की बात करें या कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है विकास। और विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है। बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला विकास कहलाती है। अरस्तु के अनुसार विकास आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। इसके बाद हम विकास के अभिलक्षणों की बात करें तो विकास के अभिलक्षण यानी कि कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बात करें तो विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर और सरल से जटिल और एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्रायः यह एक क्रम का अनुसरण करते हैं। सामान्य से विशिष्ट, सरल से जटिल और एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर। इसके बाद हम देखें तो विकास बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी कि कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि को दर्शाता है जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमे। तो इसके बाद हम देखेंगे विकास बहुत ही लचीला यानी फ्लेक्सिबल। इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति और स्मृति बुद्धि के स्तर में अनापेक्षित सुधार भी ला सकता है। विकासात्मक परिवर्तनों में प्रायः परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने को मिलती है, जैसे शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि। परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है, जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्धावस्था में याददाश्त का कमजोर हो जाना। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव हो सकते हैं, जैसे आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ना अथवा गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण, यानी कि नैतिक मूल्य जो होते हैं एथिक्स हमारे। इसके बाद विकास प्रासंगिक हो सकता है, यानी कि ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित हो सकता है। विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। ये अंतर आनुवंशिक घटकों अथवा परिवेशीय प्रभावों के कारण हो सकते हैं। कुछ बच्चे अपनी आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतन यानी कि जागरूक हो सकते हैं, जबकि कुछ बच्चों में विकास की गति बहुत धीमी होती है। जैसे यद्यपि एक औसत बच्चा 3 शब्दों के वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू कर देता है,
परंतु कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो 2 वर्ष के होने के बहुत पहले ही ऐसी योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विकास के कुछ लक्षण थे। इसके बाद है विकास के आयाम। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टिकोण से विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा है। जैसे सबसे पहले शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास के अंतर्गत शरीर के बाह्य परिवर्तन यानी कि ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होता जाता है। शारीरिक विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। आनुवंशिक गुण यानी कि माता पिता से जो प्राप्त हैं गुण, उनकी बात कर रहे हैं। तो इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश एवं उसकी देखभाल का भी उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसके विकास की सामान्य गति की आशा कैसे की जा सकती है। बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए भी रखना अनिवार्य है क्योंकि बच्चों की रुचियां, इच्छाएं, दृष्टिकोण एवं एक तरह से उसका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि और विकास पर ही निर्भर करता है। तो बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास जो फिजिकल डेवलपमेंट है के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक ये जान सकता है कि एक विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या आशा की जा सकती है। इसके बाद विकास के आयामों में दूसरा है मानसिक विकास। तो मानसिक विकास या कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो इसका मतलब बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग वह कर पाता है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्यपुस्तकें तैयार करने में भी इससे सहायता मिल सकती है। इसके बाद है तीसरा सामवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। संवेग जिसे भाव कहते हैं, इसका अर्थ है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। यानी भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं। बालक में आयु बढ़ने के साथ ही उन संवेगों का विकास भी होता रहता है। संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि और विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। बालक के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकते हैं। तो आयाम के अंतर्गत अगला है क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। तो मोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या है? व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियां या तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है। जैसे चलना, बैठना, ये सब क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आता है। एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में अक्षम होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ ही उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें इस प्रकार की योग्यताएं विकसित होती हैं। क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है।
इसी ज्ञान के आधार पर वह बालक में विभिन्न कौशलों का विकास करवाने में सहायक हो सकता है। नेक्स्ट है, जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है उनके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। अगला है भाषाई विकास। तो भाषा के विकास यानी लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट को एक प्रकार से संज्ञानात्मक विकास ही माना जाता है। भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है एवं दूसरे के भावों को, विचारों को और भावनाओं को समझता है। बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने एवं बोलने लगता है। 3 वर्ष की अवस्था में वह कुछ छोटे वाक्यों को बोलने लग जाता है और 15 से 16 वर्षों के बीच काफ़ी शब्दों की समझ विकसित हो जाती है। भाषाई विकास का क्रम एक क्रमिक विकास होता है। इसके माध्यम से कौशल में वृद्धि होती है। भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना, संकेत के माध्यम से अपनी बात रखना तथा लिखकर अपनी बातों को रखना इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। अब आता है सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास का मतलब क्या है? समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया है और उसके बाद समाज को माना जाता है। संबंधों के दायरे में वृद्धि अर्थात माता पिता एवं भाई बहन के अतिरिक्त दोस्तों मित्रों से जुड़ना। इसके बाद सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक यानी कल्चरल, धार्मिक यानी रिलीजियस तथा सामुदायिक विकास इत्यादि की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। बालक के मन में आत्मसम्मान, स्वाभिमान और विचारधारा का जन्म होता है। बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है तथा उनसे ही कुछ बनने की प्रेरणा लेता है। एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो पाता है। तो ये विकास के कुछ आयाम थे। अब हम समझेंगे वृद्धि क्या है। वृद्धि जिसको ग्रोथ कहते हैं, इसका सामान्य अर्थ है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास आता है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में होती है। यह एक निश्चित आयु तक होती है तथा भौतिक पहलू में ही संभव है। वृद्धि पर आनुवांशिकता का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभाव पड़ता है। अब हम देखेंगे वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो वृद्धि एवं विकास का प्रयोग लोग प्रायः पर्यायवाची शब्दों के रूप में करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल रूप से देखा जाए तो इन दोनों में अंतर होता है। तो यही समझते हैं। परिमाणात्मक वृद्धि की बात करें तो वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। और विकास की बात करें तो विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार में सुधार आदि के लिए होता है। आगे है क्षेत्र की बात करें तो वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है। विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, वृद्धि इसका एक भाग होती है। मैच्योरिटी की बात करें, परिपक्वता की, तो वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, बालक के परिपक्व होने के साथ ही ये रुक जाती है। लेकिन विकास क्या है? सतत प्रक्रिया है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलता रहता है, नहीं जीवन पर्यंत चलता है विकास। और विकास की बात करें तो बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है। अतः यह भौतिक विकास को दर्शाता है। बालक में विकास के लिए, अब हम इसकी बात करें तो बालक में विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है, अतः यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है। तो ये विकास और वृद्धि में अंतर है। इसके बाद वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो अनेक कारक उत्तरदायी हैं, जैसे पोषण है। तो पोषण की बात करें तो पोषण अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है
बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, मिनरल्स जिनको कहते हैं, ये सभी चाहिए होती है। हमारे खान पान में उपयुक्त पोषक तत्वों की कमी होगी तो वृद्धि एवं विकास प्रभावित हो जाएगा। इसलिए पोषण बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा है वृद्धि। तो वृद्धि की बात करें तो ये विकास के अन्य कारकों में सबसे महत्वपूर्ण है। बौद्धिक विकास जितना उच्चतर होगा, हमारे अंदर समझदारी, नैतिकता, भावनात्मकता, तर्कशीलता इत्यादि का विकास उतना ही उत्तम होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद अगला है वंशानुगत। वंशानुगत की बात करें तो हेरिडिटी स्थिति शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माता पिता के गुण एवं अवगुणों का, यानी पेरेंट्स के जो गुण और अवगुण हैं वो सभी जो है उनका प्रभाव बच्चों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। यदि हम बच्चों के सामने गालियाँ देंगे तो बच्चे गालियाँ सीख जाएंगे। तो ये भी एक ऐसी बात है, बच्चे जो है देख के सीखते हैं, अनुकरण करते हैं। इसके बाद देखिए लिंग की बात करें तो सामान्यतः लड़के एवं लड़कियों के विकास में विविधता देखी जा सकती है। किसी अवस्था में विकास की गति लड़कियों में तीव्र होती है और किसी अवस्था में लड़कों में। तो ये अलग अलग प्रकार से हो सकता है। इसके बाद अगला है वायु एवं प्रकाश, यानी कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। अगर स्वच्छ वायु नहीं मिलेगी तो बालक बीमार हो सकता है। तो इसके लिए इनके अभाव में कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। शारीरिक विकास के लिए सूर्य के प्रकाश की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है जो विकास के लिए बिल्कुल जरूरी है। इसके बाद है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनसे निकलने वाले हार्मोन्स बालक के एवं बालिकाओं के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनसे जो हार्मोन आता है वो बालक और बालिकाओं के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। शारीरिक क्रिया की बात करें तो जीवन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम यानी एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। यह मानव की आयु बढ़ाता है और व्यक्ति को एक्टिव बना के रखता है, सक्रिय। तो ये थे वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। नेक्स्ट है वृद्धि की अवस्थाएं क्या हैं। तो वृद्धि की अवस्थाएं बताई गई हैं। शैशव काल जिनमें पहला है, तो शैशव काल की बात करें तो यह जन्म से 2 वर्ष तक के टाइम पीरियड में मानी जाती है और बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास इसमें तेजी से होता है। बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर ही आश्रित रहता है। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट होता है तथा इस अवस्था में सीखने की क्षमता की गति बहुत तीव्र होती है। जब नवजात शिशु शैशवकाल इन्फेंसी की ओर अग्रसर होता है तो उसके अंदर प्यार स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। अगला दूसरी अवस्था है बाल्यकाल। तो बाल्यकाल को चाइल्डहुड कहते हैं। ये 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल। यानी सामान्यतः 2 से 6 साल की अवस्था होती है। ये बच्चों में अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति यानी कि नकल करके कोई काम ऐसे टेंडेंसी होती है। समाजीकरण और जिज्ञासा दोनों में ही वृद्धि होती है। दूसरी अवस्था मैंने बताई थी उत्तर बाल्यकाल। तो उत्तर बाल्यकाल में जो समय वो 6 से 12 वर्ष की अवस्था को माना जाता है। इन बच्चों में, इस समय में बच्चों में जो है बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता इत्यादि का व्यापक विकास होता है। पढ़ने की रुचि में वृद्धि के साथ साथ स्मरण क्षमता में वृद्धि हो जाती है, यानी कि विकास हो जाता है। बच्चों में समूह भावना का विकास हो जाता है, यानी कि समूह में खेलना, समूह में रहना, समलैंगिक व्यक्ति को ही मित्र बनाना है। लड़के लड़कों के साथ दोस्ती करते हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ दोस्ती करते हैं। इस तरह से समूह बनाते हैं। जीवन में अनुशासन और नियमों की महत्ता भी समझ में आने लगती है
और खोजी दृष्टिकोण और घूमने की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। इसके बाद अगला है किशोरावस्था। तो ये 12 से 18 साल की अवस्था को माना जाता है। इसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख हो जाता है और इस अवस्था में किशोरों की लंबाई और भार दोनों में वृद्धि होती है। 12 से 14 साल की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, जबकि 14 से 18 साल के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़के लंबाई और मांसपेशियां उनकी विकसित होती हैं। इस अवस्था में प्रजनन अंग विकसित हो जाते हैं। इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। इसके बाद अगला है युवा प्रौढ़ावस्था, यानी कि सामान्यतः 18 से 40 साल तक ये मानी जाती है और किशोरावस्था में युवा प्रौढ़ावस्था की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। यह अवस्था मानव विकास में एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है परिपक्व प्रौढ़ावस्था। तो इसे सामान्यतः 40 से 65 वर्ष की अवस्था मानते हैं। शारीरिक विकास में इसमें गिरावट आने लगती है, यानी बालों का सफ़ेद हो जाना, मांसपेशियों में ढीलापन, चेहरों पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो ये परिपक्व प्रौढ़ावस्था है। इसके बाद अगला है वृद्ध प्रौढ़ावस्था, यानी कि 65 से अधिक वर्ष की अवस्था है ये। तो शारीरिक क्षमता कमज़ोर हो जाती है। इसमें जो है व्यक्ति सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति मुड़ जाता है। तो ये है वृद्धि की अवस्थाएं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अधिगम के बारे में, यानी कि अधिगम क्या है। तो अधिगम का अर्थ है लर्निंग, या इंग्लिश में लर्निंग कहेंगे इसको, सीखना। तो अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं इसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जन्म के तुरंत बाद से ही बालक सीखना प्रारंभ कर देता है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो पाता है। जब हम चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं तो हमें ये समझ में आता है। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने या उत्पादन करने में सक्षम हो गया हो तो उसके सीखने की प्रक्रिया को ही अधिगम कहा जाएगा। सार्थक अधिगम ठोस चीजों एवं मानसिक द्योतकों को प्रस्तुत करने एवं उनमें बदलाव लाने की उत्पादक प्रक्रिया है, ना कि जानकारी इकट्ठा कर उसे रटने की प्रक्रिया को। कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, कुछ विद्वानों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं, जैसे गेट्स हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। E.A. पील के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो इसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसमें कार्यों को करने के नवीन तरीके सम्मिलित हैं और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है। यह व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। इसके बाद हम देखते हैं विकास का अधिगम से क्या संबंध है। तो विकास के विभिन्न पहलुओं का आपस में घनिष्ठ संबंध है। ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। सीधा सीधा स्टेटमेंट पूछता है कभी कभी एग्जाम में इस तरह से, जैसे विकास के जो विभिन्न पहलू हैं वे सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं, यही लाइन पूछ सकता है। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। सभी बच्चों की खेल की गतिविधियों में सहभागिता एवं उसके शारीरिक व मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है।
जिसके साथ बालकों में उन सिद्धांतों का विकास होता है जो बच्चे प्राकृतिक व सामाजिक दुनिया के बारे में बनाते हैं। इसमें दूसरों के साथ अपने रिश्ते के संबंध के विभिन्न सिद्धांत भी शामिल हैं, जिनके आधार पर उन्हें यह पता चलता है कि चीज़ें कैसी हैं, वैसी क्यों हैं, चीज़ें जैसी हैं वैसी क्यों हैं, कारण और कारक के बीच क्या संबंध है और कार्य व निर्णय लेने के क्या आधार हैं। अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचना व कार्य अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। दृष्टिकोण, भावनाएं, आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। अनुभव के माध्यम से, स्वयं चीजें करने व स्वयं बनाने से, प्रयोग करने से, पढ़ने से, विमर्श करने से, पूछने, सुनने, उस पर सोचने मनन करने से तथा गतिविधि या लेखन के जरिए अभिव्यक्ति करने से अपने विकास के मार्ग में उन्हें इस प्रकार के अवसर मिलते रहने चाहिए। तो ये विकास का अधिगम से संबंध हमने समझा। इसके बाद हम अगले सेगमेंट पर चलते हैं। कुछ प्रश्नावली है, प्रश्न है, इन पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। पहला प्रश्न है अभ्यास प्रश्न में कि विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल हैं। तो विकास की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल हो सकते हैं? दृष्टिकोण शामिल हो सकता है, स्वभाव, रुचियां, आदत, ये सभी बातें शामिल हो सकती हैं। इसका 4th सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है? बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट के अध्ययन में किन बातों को शामिल किया जा सकता है? आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है? बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है? बालक में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं? तो ये सभी बातें जरूरी हैं, यानी इसका ये सभी हो जाएगा, 4th सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? ठीक है, तो ऑप्शंस पर नजर डालते हैं। प्रत्येक माह उनकी लंबाई नापेंगे? नहीं। प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे? नहीं। प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तिगत व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। यही सही है। वैसे नेक्स्ट क्या है? प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका तीसरा सही हो जाएगा, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तिगत व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दृष्टिकोण, भावनाएं, आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। ये तो सही लग रहा है। सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये जरूरी है, पहली शर्त यही है। मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका नहीं। पहला ही इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसमें संज्ञानात्मक विकास सही हो जाएगा क्योंकि भाव की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे देखते हैं। तो उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी बुद्धि और वातावरण से होने वाली परिपक्वता, यही चौथा वाला सही हो जाएगा। कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, देश की सभ्यता संस्कृति, नहीं ये बात सही नहीं। बालक के शारीरिक सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, उपयुक्त में से कोई नहीं, पहला ही सही है। अगला प्रश्न है 8, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? तो कौन सा विकास छोटे बच्चों में? शारीरिक विकास। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं? तो ये संज्ञानात्मक विकास होगा। नेक्स्ट है, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो उसके शारीरिक विकास को करता है, उसके सामाजिक विकास को करता है, उसके नैतिक विकास को भी करता है। तो सभी हो जाएगा इसका उत्तर, सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका विकल्प पढ़ेंगे। सबसे पहले, विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, सही लिखा है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, ये सही लिखा है। विकास प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक, ये गलत लिखा है, यही सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था बाल विकास से संबंधित प्रथम अध्याय, जिसमें हमने कुछ शॉर्ट में बाल विकास की अवधारणा, उसके बारे में पढ़ा और उसके ऊपर कुछ प्रश्न किए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को जो इस बार CTET या UP TET या किसी भी प्रकार का टेट दे रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।